हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो टॉट सब्जेक्ट सीरीज़ का 6th वीडियो है। अभी तक के वीडियोस के अंदर हमने टॉट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने जनरल डिफेंसेस के बारे में पढ़ा और हमने कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, कुछ ऐसे लोगों की जिनका स्टेटस स्पेशल होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आपको ऊपर आई ऑप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट टॉट फीजर्स एंड इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स के बारे में। ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे थे, और मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे, तो इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो है जॉइंट टॉट फीजर एंड इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट कर लेती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे कंटेंट का जो अपडेट है वो हाथ के हाथ मिलता रहे। एंड अगर आप लोग इन सब सब्जेक्ट्स की हैंड रिटन नोट्स या फिर ई बुक्स चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम आपको नोट्स शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट टॉट फीजर्स एंड इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉट फीजर का मतलब यहाँ पे क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कोई एक सिमिलर रिजल्ट निकलता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर पर्सन कमिट्स अ टॉट अगेंस्ट वन, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक इंसान के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करते हैं जिससे एक रिजल्ट निकलता है, तो उन्हें या तो इंडिपेंडेंट टॉट फीजर कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा जॉइंट टॉट फीजर। अब उन्हें इंडिपेंडेंट टॉट फीजर कब कहा जाएगा? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक इंसान के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें उनका जो एक्शन था वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, वो प्री डिसाइडेड नहीं था, तब हम उन दोनों टॉट फीजर्स को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सड़क पर एक इंसान चल रहा है और एक कार इधर से आई और एक कार इधर से आई। उन लोगों का पहले से कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो इस एक्स बंदे को ही मारेंगे, पर हुआ क्या कि ये भी नेग्लिजेंट था और ये भी नेग्लिजेंट था, तो दोनों कार वालों ने अपना तेज स्पीड के चक्कर में इस एक्स बंदे को बीच में क्रश कर दिया। अब इस केस के अंदर जब केस होगा नेग्लिजेंस का या फिर लाइबिलिटी की जब बात की जाएगी, तो वहां पे इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स कहा जाएगा इन दोनों कार ओनर्स को। क्यों? क्योंकि उन लोगों का आपस में कोई भी पहले से डिसीजन नहीं था कि भाई हम दोनों लोग मिलके काम करते हैं, बंदे एक्स को मारते हैं, ऐसा कोई उनके बीच में डिस्कशन नहीं हुआ था। नो कंसर्टेड एक्शन। कंसर्टेड एक्शन का मतलब क्या है? कि पहले से प्री डिसाइडेड एक्शन। ये टर्म हम क्रिमिनल लॉ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये टर्म यहाँ समझ लेते हैं कि कंसर्टेड एक्शन का मतलब क्या है? प्री डिसाइडेड एक्शन, की पहले से डिसाइड करके अगर कोई एक्शन किया जाए तो वो कंसर्टेड एक्शन कहलाएगा। तो इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स के केस के अंदर कोई भी कंसर्टेड एक्शन नहीं होता है। पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। दोनों कार वाले इंडिपेंडेंटली एक्ट किए और उनके इंडिपेंडेंट एक्ट्स की वजह से जो एक्स बंदा था उसको इंजरी हुई। और तीसरी चीज क्या है? प्रोड्यूस अ सिंगल डैमेज, जो कि मैंने पहले ही डेफिनेशन के टाइम पे बता दिया। अब जॉइंट टॉट फीजर्स में क्या होता है? जॉइंट टॉट फीजर में क्या होता है? एक्ट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन डिजाइन। यहाँ पर पहले से एक कॉमन इंटेंशन होता है कि दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये एक्ट करेंगे, और उसके बाद कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि दो लोग, किसी के घर में गैस लीक हो रहा था, तो दो लोग उस घर के अंदर गए कि वो उस गैस को बंद कर दें। उनका इंटेंशन अच्छा था और दोनों ने पहले से आपस में डिसाइड करके उस घर के अंदर गए, ठीक है। अब ए और बी जब सी के घर के अंदर घुसे तो क्या हुआ कि बी ने क्या किया? वो गैस ढूंढ रहा था कि कहाँ से लीक हो रही है। उसने नेकेड लाइट, मतलब कि डायरेक्ट फायर या मैच स्टिक या फिर कैंडल, जो भी उसके पास था, वो चीज़ डायरेक्टली गैस पाइपलाइन को ऐसे दिखा दिया, और उससे क्या हुआ? एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुआ कि ब्लास्ट हो गया और फायर, आग लग गई, ठीक है। अब इस चीज़ का जब केस हुआ कोर्ट में, जब केस हुआ कि भाई इस बंदे ने मेरे घर में आग लगा दी, तो सी ने क्या किया? ए और बी
दोनों के खिलाफ केस किया, तो यहाँ पर ए और बी को क्या कहा जाएगा, जॉइंट टॉर्टफीजर्स। इसके अंदर अब आप लोग कहोगे कि भाई उनका इंटेंशन घर जलाने का तो नहीं ही था, वो बात एकदम सही है, पर मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वो दोनों आपस में एक डिसीजन कर सी के घर के अंदर घुसे, और जब ए और बी डिसीजन लेके सी के घर के अंदर घुसे तो किसी एक का एक्ट भी दोनों पे लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है। जॉइंट टॉर्टफीजर्स के अंदर हम लोग मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि अगर सर्वेंट का कोई ऐसा एक्ट है तो जो मास्टर है वो जॉइंट टॉर्टफीजर कहलाता है, उस पर वाइकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली आ जाती है, तो वहाँ पे भी जॉइंट टॉर्टफीजर्स का केस अपने आप ही अराइज हो जाता है कि जो बंदा जिसको चोट लग पहुंची है या फिर जिसके खिलाफ कोई भी टॉर्ट कमिट हुआ है वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जाके मास्टर एंड सर्वेंट दोनों को सू कर सकता है। तो बेसिकली कंसर्टेड एक्शन था पहले से जॉइंट टॉर्टफीजर के केस में, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल डैमेज, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तभी उन्हें टॉर्टफीजर बोला गया है। डिफरेंस केवल यही है इंडिपेंडेंट जॉइंट टॉर्टफीजर और जॉइंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कि जॉइंट के अंदर एक पहले से डिसीजन होता है और उसी डिसीजन के बेसिस पे कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, और दूसरे हैंड पे जो इंडिपेंडेंट है उनके अंदर कोई पहले से डिसीजन नहीं होता है, वो लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, पर उनके इंडिपेंडेंट एक्ट्स की वजह से एक सिंगल अकरेंस होती है जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज होती है। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब एक चीज़ है कि इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स की इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया के अंदर ये जो डिफरेंशिएशन है नहीं माना जाता है। इंडियन कोर्ट्स जो हैं, अगर दो लोग किसी एक के खिलाफ कोई एक्ट करते हैं तो भले ही वो इंडिपेंडेंटली एक्ट किए हों या फिर वो एक साथ कंसर्टेड एक्शन के थ्रू एक्ट किए हों, उनको कंपोजिट टॉर्टफीजर्स कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिलीज ऑफ वन पर्सन विल नॉट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द अदर्स। इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स के केस में क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं, कार ए, कार बी एंड जो बंदा था सी। कार ए का अपना एक्शन था, कार बी का अपना एक्शन था, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट एक्शंस थे, इस वजह से इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शंस अराइज हुए हैं। ठीक है, तो जो बंदा हमारा सी था जिसको चोट पहुंची, वो जब भी कोर्ट में जाएगा तो वो चाहे तो ए एंड बी को एक साथ सू कर ले, चाहे तो अलग अलग सू कर ले, मतलब उसकी मर्जी है। वो बेसिकली अलग अलग कॉज ऑफ एक्शंस अराइज हुए हैं तो इस वजह से वो उन्हें अलग अलग सू कर सकता है इंडिपेंडेंट के केस में। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या बोल रहा है कि मान लो जो सी बंदा है उसका दोस्त हो बी, मतलब जो कार ओनर बी था वो सी का दोस्त हो। अब सी बोले कि ठीक है चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो इस केस के अंदर अगर रिलीज कर दे, मतलब कि जो जिसके ऊपर कोई भी चोट पहुंची है, जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है, वो चाहे तो किसी एक को रिलीज कर सकता है। और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स के केस में ऐसे रिलीज के दौरान दूसरा जो बंदा है वो रिलीज नहीं होता है। पर लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स की बात करें तो रिलीज ऑफ वन पर्सन रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एवरीवन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा कॉमन कॉज ऑफ एक्शन था। दोनों, जो हम इसके एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं, ए एंड बी आपस में डिसाइड करके घर के अंदर घुसे थे, तो उन्होंने कॉमन कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया। तो इस वजह से अगर किसी एक को भी रिलीज किया जाता है कि अगर जिसका घर था वो बोले कि चल मैं बी तुझे माफ़ कर रहा हूँ, मैं ए को माफ़ नहीं कर रहा, ऐसा जॉइंट टॉर्टफीजर्स के केस में नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स के अंदर सेवरल लायबिलिटी होती है। सेवरल लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग जिन्होंने टॉर्ट कमिट किया है उन सब के अगेंस्ट अलग अलग केसेस फाइल किए जा सकते हैं, साथ ही साथ इनके लिए अलग अलग जजमेंट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं और अलग अलग रेमेडी उनके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जो जॉइंट टॉर्टफीजर है उसमें जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जॉइंट टॉर्टफीजर्स के केस के अंदर जो सू करने वाला बंदा है जिसके खिलाफ कोई भी एक्ट हुआ है वो चाहे तो पहली बात एक साथ केस कर सकता है,
अलग अलग भी केस कर सकता है, पर और साथ ही साथ इसके अंदर जो रेमेडी है वो जॉइंट भी है और वो सेवरल भी है। मतलब कि दोनों के दोनों लोगों को एक साथ रेमेडी के लिए बोला जा सकता है, साथ ही साथ उनके ऊपर अलग अलग मतलब कि सेवरल लायबिलिटी भी अप्लाई की जा सकती है। अब आगे देखते हैं, इन बोथ केसेस ये सिमिलर पॉइंट है, जजमेंट ऑब्टेन्ड अगेंस्ट वन डज नॉट बार एन एक्शन ऑन द अनदर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों केसेस के अंदर सेवरल लायबिलिटी है, तो जब हम सेवरल लायबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सीधा सीधा मतलब सेवरल लायबिलिटी का यही है कि जितने भी हमारे डिफेंडेंट्स हैं हम सबके अगेंस्ट अलग अलग केसेस फाइल कर सकते हैं और सबसे अलग अलग रेमेडी उन पे एनफोर्स कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बेसिक अल्टीमेट जो डिसीजन आया था वो चीज़ ये आई थी, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। पहले कॉमन लॉ के अंदर ऐसा नहीं था। कॉमन लॉ में ये बोला जाता था कि जो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स हैं, इंडिपेंडेंट के केस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सिंपल सेवरल लायबिलिटी है, पर लेकिन जॉइंट टॉर्ट फीजर्स जो हैं उसके अंदर ये बोला जाता था कि अगर किसी एक टॉर्ट फीजर के अगेंस्ट जजमेंट आ गया है तो वो बार कर देगा दूसरे बंदे के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। ये बोला जाता था कॉमन लॉ में जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के केस में। तो इस चीज़ को हटाने के लिए लॉ रिफॉर्म मैरिड वुमेन एंड टॉर्ट फीजर्स एक्ट 1935 आया। इसने किया क्या, इसने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे, आप दूसरे बंदे के खिलाफ केस कर सकते हो अगर आप चाहो तो वापस से, पर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन थी, अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द प्रीवियस जजमेंट, कि मतलब अगर पहले केस में आपको 100 रुपये आपको कंपनसेशन मिला फॉर एग्जाम्पल, तो इस लॉ रिफॉर्म के अकॉर्डिंग दूसरे केस के अंदर आपको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकता। मतलब कि आपका जो जजमेंट आपका जो कंपनसेशन अमाउंट पिछले जजमेंट में था उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये चीज़ लॉ रिफॉर्म्स 1935 में बोली गई। अब इसको जो ये चीज़ थी, जो रेस्ट्रिक्शन था, इससे भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि बिकॉज कभी कभी क्या होता था कि जो इंसान जिसके अगेंस्ट एक्ट किया गया है वो उसकी जो भी सारी रेमेडी थी वो उतनी इनफ नहीं होती थी कि वो सब कवर कर पाए जो भी उसे लॉस हुआ है। तो इसी वजह से वो सेकंड केस करता था दूसरे बंदे पे। पर लेकिन इस प्रोविजन से क्या हुआ कि आपका अमाउंट एक्सीड कर नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकाला गया, सिविल लायबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट 1978। इसके सेक्शन 3 के अंदर ये बोला गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग जो दूसरा केस करते हो उसके अंदर आपका कंपनसेशन प्रीवियस कंपनसेशन से ज़्यादा हो सकता है, पर इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया जो कि आज तक वैलिड है। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाया वो ये है, कॉस्ट आर नॉट रिकवरेबल अनलेस देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड। अब कंपनसेशन और कॉस्ट के बीच में जल्दी से एक डिफरेंस समझ लेते हैं। कंपनसेशन का मतलब ये है कि जब आपके अगेंस्ट कोई रॉन्ग हुआ है तो कोर्ट जो पैसा आपको रेस्टिट्यूशन के लिए देती है वो तो हुआ कंपनसेशन। पर लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, कॉस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका जो भी केस के दौरान पैसा खर्च हुआ है, तो अगर आप जीत जाते हो वो केस तो आपको कोर्ट अपनी मर्जी से कॉस्ट देता है, कि मतलब अगर आपका 1000 रुपये खर्च हुआ है पूरे केस के दौरान तो कोर्ट आपको 1000 रुपये जजमेंट डेटर से दिलवाएगा। तो इस कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर 1978 के अंदर क्या बोला गया कि भाई आप केस फाइल कर सकते हो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जजमेंट का जो अमाउंट है वो पिछले जजमेंट से एक्सीड भी कर सकता है, पर लेकिन अगर आपको कॉस्ट्स चाहिए, मतलब कि ये प्रोविजन बेसिकली इस चीज़ के लिए बनाया गया था, वरना बहुत सारे वेक्सेशियस केसेस आने लग जाते हैं। लोग बस जनरली केसेस फाइल करने लग जाते हैं कि अगर उनके अगेंस्ट एक एक्ट हुआ है तो वो दूसरे बंदे के अगेंस्ट भी केसेस फाइल करने लग जाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ लिखी गई थी कि आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी until and unless आप रीजनेबल ग्राउंड शो करो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। अब अगला जो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स के अंदर जो पॉइंट आता है वो है राइट ऑफ टॉर्ट फीजर्स इंटरसे। इंटरसे का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरसे का मतलब है टॉर्ट फीजर्स के आपस में, मतलब आपस में ही क्या वो कंट्रीब्यूशन एंड नेग्लिजेंस की बात कर सकते हैं या नहीं।
तो नेग्लिजेंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेग्लिजेंस का वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी ऐसा ही है, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर जो जजमेंट जिस बंदे के खिलाफ जो काम हुआ है, वो बंदा अगर चाहे तो जो केस करे और जजमेंट जो है वो किसी एक के अगेंस्ट ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उठ के आया वो ये उठ के आया कि भाई जब पूरी गलती किसी एक बंदे की थी ही नहीं तो वो पूरा पैसा क्यों दे, वो पूरा कंपनसेशन क्यों दे। तो अगर मान लो उसने पे कर दिया तो क्या वो आगे जाकर दूसरे बंदे को सू कर सकता है फॉर कंट्रीब्यूशन या फिर आधे पैसे के लिए। तो इस चीज की भी अपनी खुद की कहानी है। रूल ऑफ मेरीवेदर वर्सेस निक्सन 1799, ये केस के अंदर बेसिकली ये बोला गया था कि भाई सीधा सीधा बोल दिया गया था कि कंट्रीब्यूशन नहीं मांग सकता कोई एक टॉर्ट फीजर दूसरे टॉर्ट फीजर से। तो इसके अंदर सीधा सीधा बोला गया था कि कोई कंट्रीब्यूशन का एक्शन होगा ही नहीं, अपन अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी बिकॉज ऑफ कोर्स अगर दो टॉर्ट फीजर्स थे तो क्यों केवल एक ही रेमेडी दे। तो ये रूल फॉल्टी था। इस रूल को हटाया गया लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1935 में, जिसकी बात हमने यहाँ भी की थी। लॉ रिफॉर्म्स 1935 में इस चीज़ को हटाया गया और बोला गया कि रिकवरी अलाउड है। ठीक है, रिकवरी अलाउड है किस बेसिस पे? अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इसको मैंने ग्रीन में लिखा है क्योंकि ये पॉइंट स्पेशल है, अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये पॉइंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आ सकता है, इसलिए पॉइंट फटाफट से समझ लेते हैं कि अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसकी जितनी गलती वो उतना पैसा देगा। ठीक है, तो लॉ रिफॉर्म्स 1935 ने क्या बोला कि अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग दोनों टॉर्ट फीजर्स को पैसा देना पड़ेगा, और अगर पहले बंदे ने पूरा पैसा पे कर दिया है तो वो क्लेम कर सकता है अगले एक्शन में उस बंदे से अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जिसकी जितनी गलती उतना पैसा उस बंदे को देना है। अब एक और पॉइंट है, जैसे कि ये तो कंट्रीब्यूशन का था, एक और पॉइंट है इंडेमनिटी का। ये पॉइंट कब अराइज होता है? जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं कि अगर मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप की बात करें, जैसे कि अगर सर्वेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया जो जिससे वाइकेरियस लाइबिलिटी के थ्रू मास्टर के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, अब वाइकेरियस लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग मास्टर को सर्वेंट की सारी चीज़ें, अगर कोई भी उससे गलती होती है तो वो उसे पे तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो हमको पता ही है। पर लेकिन जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी, वो इनोसेंट था, तो क्या हम सर्वेंट से मास्टर को इंडेमनीफाई करवा सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें बेसिकली ये है कि इंडेमनीफाई हो सकता है अगर मास्टर कंप्लीटली इनोसेंट था, तो वो आगे जाकर सर्वेंट को सू कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। वैसे तो मैंने टॉर्ट फीजर्स, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, पर अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो या फिर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, बाय।